नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर। और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और हमने एक नई सीरीज यहां पर स्टार्ट करी है फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। टोटल 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप अपने अपकमिंग एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पता चल जाएगी। तो टोटल 3 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। और ये हमारा डे 4 का एक हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जिसमें हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे। करंट अफेयर से होंगे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको कवर होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आंसर वगैरह देना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर वगैरह बता सकते हैं। और आपने कितने क्वेश्चन किए आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि, है ना, टाटा और मिस्त्री वगैरह वाले जो केस थे वो भी यहाँ पर उसका रिजल्ट भी यहाँ पर आया, तो उसकी वजह से ये चीज जो है वो न्यूज में थी। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। एनी पर्सन aggrieved by any order of the NCLT may file an appeal to the Supreme Court। तो अब आपको यहां पर यह बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको यहां पर सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये चीज आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो याद रखिएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इसको कंस्टिट्यूट कौन करता है? ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इसको कंस्टिट्यूट करती है। पहली बात तो यहां पर ये ध्यान रख लेना, है ना। मतलब इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर किसके द्वारा एस्टेब्लिश होगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, जिसको हम एनसीएलटी यहां पर कहते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपको सेक्शन 408 के तहत यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 408 किसका? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो उसके तहत यहां पर इसको एस्टेब्लिश यहां पर किया गया है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से साल में किया गया था? ये 2016 में किया गया था, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 का था, उसका सेक्शन 408, लेकिन इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? वो हुई थी 2016 में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या है कि ये जो है ये आपको एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी जो है वो देखने को मिलेगी। और जो भी कंपनीज वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर कोई इश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर क्या करता है कि ये उसकी देखरेख करता है, और जो भी सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकता है वो सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इससे पहले जो है वो यहाँ पर कंपनी लॉ बोर्ड होता था। ठीक है, उसका ये सक्सेसर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंपनी लॉ बोर्ड के बाद जो है ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, है ना। जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह के बारे में बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें यहां पर क्या होता है कि जो भी नेचुरल जस्टिस वाले प्रोविजंस होते हैं वो यहां पर होते हैं। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है यहां पर आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो यहां पर क्या होगा? वो फॉलो करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो यहां पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी ट्रिब्यूनल वगैरह में अगर आप देखोगे तो उसमें जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, नॉर्मल जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनमें नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ये एनसीएलटी है इसमें यहां पर फॉलो होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम एक और चीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो उसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये है एनसीएलटी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो यहां पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इसके बाद वाली अथॉरिटी है ना। मतलब ये सेक्शन 410 के तहत आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनीज एक्ट है उसका यहां पर सेक्शन 410 जो है ये नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अब यहां पर ये बात बताई जा रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि अगर
नेशनल कंपनी लॉ जो ट्रिब्यूनल है, इसमें अगर आपको लगता है कि भाई चीजें जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई हैं, तो फिर आप एनसीएलएटी में जाओगे। अगर आपको पता है कि एनसीएलएटी में अच्छे से चीजें नहीं हुई हैं, तो फिर आप यहां पर कहां जाओगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो ये इसकी एक हायरार्की है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि एनसीएलटी वाला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो एनसीएलएटी जाएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये यहां पर गलत हो गया। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो कौन से आंसर जो है वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पर बोला जा रहा है कि मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, रीजन्स कनेक्टेड। मतलब यहां पर क्या है कि कौन सा यहां पर जो मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो यहां पर बताया जा रहा है, और कौन सा रीजन यहां पर कनेक्टेड होगा वो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। जैसे अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि थोड़ा सा ना, मैं इसमें जो टाइपिंग यहां पर हुआ है थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये चीज ना एक टेबल जैसी है ना। तो एक टेबल जो है वो यहां पर ये है, और ये रीजन कनेक्टेड जो है वो आपको अलग से देखने को मिल रहा है। ठीक है, रीजन्स कनेक्टेड। ये एक टेबल जैसा क्वेश्चन यहां पर होना चाहिए था, टेबल नहीं बन पाई है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं कि ये चीजें जो है ना, ये थोड़ा सा इस तरीके से मैं यहां पर इसको अलग अलग कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये है आपका स्टेट ऑफ मलक्का, ये चीज यहां पर हो गई। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या है कि एक तरफ आपको दिया हुआ है मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और एक तरफ दिया हुआ है आपको रीजन्स कनेक्टेड। तो मेजर सी लेन्स में जो पहली चीज दी हुई है वो दी हुई है बब अल मंदाब। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है रेड सी को और इंडियन ओशियन को। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ को, इंडियन ओशियन को। स्टेट ऑफ मलक्का, इंडियन ओशियन को, पैसिफिक ओशियन को। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि आपको करेक्टली मैच यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये चीज जो है वो आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जो भी यहां पर ये ट्रेड वगैरह होता है, ठीक है, तो ये उसी तरीके के सी लेन्स के बारे में बात हो रही है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करेंगे तो देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है ना, क्योंकि पर्शियन गल्फ आपको यहां पर कहीं देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट में, फिर नीचे की तरफ आओगे तो इंडियन ओशियन मिलेगा। तो दूसरा वाला तो जो है ये बिल्कुल यहां पर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में बात करेंगे, मलेशिया इंडोनेशिया के पास आपको स्टेट ऑफ मलक्का देखने को मिलेगा। उसके साइड में अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशियन है, और दूसरी तरफ जो है वो पैसिफिक ओशियन है। तो स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से यहां पर कनेक्ट करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर आप देखेंगे तो इससे अब आपको एक चीज ये समझ में आ गया कि पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 और 3 तो जो है ये बिल्कुल सही आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि ये जो आपका बब अल मंदाब है ये किसको किससे कनेक्ट करता है, ये रेड सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है ना। तो मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उससे कौन कौन से रीजन जो है वो यहां पर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या है कि क्वेश्चन में ना आपको जो है वो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके सामने कुछ चीजें जो है वो दी गई हैं। तो आपको करेक्टली जो है वो ये बताना है कि कौन कौन से मैच थे। तो बबल मंदाब रेड सी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशियन के बीच में एक मेजर सी लेन है, और स्टेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच्ड हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फेज 1 and 2 of the dam rehabilitation and improvement project DRIP have been launched by the government of India with financial assistance provided from the Asian Development Bank। है ना, मतलब कि फेज 1 और फेज 2 जो है जिसको हम ड्रिप प्रोजेक्ट यहां पर कहते हैं, जिसको बोला जाता है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, है ना, जिसमें हम क्या करेंगे कि बहुत सारे जो हमारे डैम वगैरह हैं उनको रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए जो हमको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला है। धर्मा इज अ वेब बेस्ड टूल डेवलप टू कैप्चर द इंपॉर्टेंट डेटा फॉर ऑल डैम्स। मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए डैम से रिलेटेड एक धर्मा जो है एक वेब बेस्ड जो टूल है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर, ट्राई करिए।
देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग यहां पर बोले कि डैम्स इन ऑपरेशन, ठीक है, मतलब टोटल कितने डैम्स किस कंट्री में हैं, ठीक है, डैम्स इन ऑपरेशन। अगर मैं इसकी रैंकिंग आपको यहां पर बताऊं तो सबसे ज्यादा जो डैम आपको देखने को मिलेंगे दूसरे नंबर पर देखने को मिलेंगे और तीसरे नंबर पर। तो इसकी रैंकिंग अगर आप देखोगे तो पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएसए और तीसरे नंबर पर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और इंडिया में इस टाइम पर अगर आप डैम्स देखेंगे तो करीब 5334 डैम्स जो हैं वो आपको यहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑपरेशनल डैम्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर देश में हमें वाटर की सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन करना है तो इनकी सेफ्टी वगैरह जो है ये बहुत जरूरी है ना। तो अब यहां पर क्या है कि इनके लिए जो है एक प्रोजेक्ट है, ये नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ड्रिप प्रोजेक्ट, जिसको बोलता है कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा इसके लिए जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट था ये कब स्टार्ट किया गया था, ये 2012 में स्टार्ट किया गया था। अभी फेज 2 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा इसमें क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ना एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसमें जो लोन प्रोवाइड करेगा ये प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि 223 जो डैम्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे झारखंड, कर्नाटका, केरला वगैरह में, तो वहां पर इनको इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया। बाकी हमारे देश में जो भी यहाँ पर डैम्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह कैप्चर करने के लिए जो वेब बेस्ड यहाँ पर टूल बनाया गया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है धर्मा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी धर्मा का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इसको बोला जा रहा है यहाँ पर डैम हेल्थ, ठीक है, डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन, डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इसके फुल फॉर्म से ही जो है ये यहां पर आपको समझ में आ रहा है। तो मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है और यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह होंगे उसको यहां पर जो है ये कैप्चर करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या है कि इसमें आप ये कह सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम इसको यहां पर देखेंगे, मतलब इसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें वर्ल्ड बैंक भी आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज आप यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि इसमें एशियन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और फेज 2 और फेज 3 जो है ये आप अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि ये अभी अक्टूबर 2020 में इसको अप्रूव किया गया था। अब ये आगे यहां पर काम करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। AIIB का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ये कहां पर है, ये आपको मिलेगा बीजिंग में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये बीजिंग में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ड्रिप जो है वो याद रखिएगा, डैम को इंप्रूव करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपको बताना है, उससे रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इट वाज आल्सो नोन एज अगस्त क्रांति, ठीक है। तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी लॉन्च दिस मूवमेंट एट द ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर। द स्लोगन्स ऑफ क्विट इंडिया एंड साइमन गो बैक वर गिवन बाय अरुणा असफ अली। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है, इज आर नॉट करेक्ट, ठीक है। मतलब इनमें से कौन कौन से हैं जिसको यहां पर सही नहीं बोला गया है, ठीक है, नॉट करेक्ट बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहां पर याद रखना कि इसमें ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो सेशन यहां पर था ये यहां पर मुंबई सेशन में हुआ था, नागपुर सेशन में नहीं। इसको गांधी जी ने कहां पर लॉन्च किया था, इसको मुंबई सेशन में जो है इन्होंने यहां पर लॉन्च किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि 2021 में अगर हम देखेंगे, ठीक है, 8 अगस्त 2021, इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि 79 ईयर्स जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को जो है वो अगस्त क्रांति के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है
ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ने इसमें एक नारा भी दिया था जिसको बोलते हैं डू और डाई। ये आपके एफकेट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डू और डाई का जो नारा दिया था ना, ये गोवलिया टैंक मैदान है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। गोवलिया टैंक मैदान, वहां पर जो है इन्होंने ये डू और डाई का नारा दिया था। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अरुणा असफ अली के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है उस नाम से इनको यहाँ पर जाना जाता है। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि गोवलिया टैंक मैदान जो है मुंबई में है ना, ये गोवलिया टैंक मैदान आपको कहाँ मिलेगा, मुंबई में। तो इस मुंबई वाला जो मैदान है ना, यहाँ पर इन्होंने जो है वो झंडा फहराया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और क्विट इंडिया वाला जो यहाँ पर ये स्लोगन आपको देखने को मिलेगा, ये किसने दिया था, ये दिया था यूसुफ, ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, यूसुफ मेहर अली जो है उन्होंने यहाँ पर ये दिया था। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर ये इन्होंने जो है ये मुंबई की मेयर वगैरह भी थे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर दिया था। और उसके बाद जो है इन्होंने ही जो है ये साइमन गो बैक का भी नारा यहाँ पर दिया था। तो याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली जो है इन्होंने क्विट इंडिया का भी नारा दिया था, स्लोगन दिया था, और साइमन गो बैक का भी यहाँ पर जो है वो स्लोगन दिया था, यूसुफ मेहर अली। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गया। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा गलत है, सो दूसरा और तीसरा गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ही फॉर्म्ड द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ही इज एसोसिएटेड विद द भूधन यजना मूवमेंट, he gave the call for total revolution. The above statement most appropriately describe which of the following Indian political leaders. ठीक है, तो कौन से पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड यहाँ पर जो है ये आपको स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जब भी यहाँ पर सोशलिज्म वगैरह हमको देखने को मिलेगा ना, तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एम.एन. रॉय जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनक है भारत में, है ना। लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे जी का अलग कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सोशलिज्म जो है जब भी हम यहाँ पर देखेंगे तो उसमें यहाँ पर क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने ही यहाँ पर क्या किया था कि 1952 में जो है ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना यहाँ पर करी थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करेंगे तो 1954 में, ठीक है, 1954 से अगर देखोगे आप तो इन्होंने अपना जो भी यहाँ पर पूरा जीवन था, है ना, डिवोटेड इज लाइफ, जो भी यहाँ पर इनका भूधन यजना मूवमेंट है, ये भूधन यजना मूवमेंट जो है ये किसका है, ये है विनोबा भावे का। ठीक है, विनोबा भावे, तो इनका ये मूवमेंट था, उसमें इन्होंने जो है ये बढ़ चढ़ कर जो है वो यहाँ पर हिस्सा लिया। और यहाँ पर ये बोला गया कि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये बात हो रही थी कि भाई लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होना चाहिए, है ना। जो लोग लैंडलेस हैं उनको भी लैंड वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए लैंडलेस लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने जो है ये बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, एक बात ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1959 में इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया था, है ना, कि भाई रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर होना चाहिए इंडियन पॉलिटी का, है ना। और 4 टियर हायरार्की जो है वो देखने को मिलनी चाहिए, जिसमें विलेज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, फिर यूनियन काउंसिल जो है वो आपको देखने को मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो टोटल रिवॉल्यूशन है ना, ये किसके टाइम पीरियड पर आप देखोगे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर, है ना। उस टाइम पीरियड पर जयप्रकाश जी जो है ये काफी ज्यादा यहाँ पर एक्टिव थे। और टोटल रिवॉल्यूशन जो है वो इंदिरा गांधी जी के रिजीम के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि गलत तरीके से इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन वगैरह जो है वो जीता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है वो चीजें गलत यहाँ पर पाई थी, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि टोटल रिवॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पर जो है टर्म दिया था, संपूर्ण क्रांति। तो करप्शन वगैरह जो यहाँ पर हो रहा था उस चीज को यहाँ पर खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और इसलिए इनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। तो ये पॉलिटिकल जो लीडर है इनका नाम क्या है, इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनसे रिलेटेड जो है वो इनमें से कौन सी कमिटी है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। पहला दिया हुआ है शिवरमन कमेटी, सासा कमेटी, भूरिया कमीशन एंड रोहिणी कमीशन।
ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। इनमें से कौन सी कमिटी है जो कि यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 342(1). ठीक है, आर्टिकल 342(1) जो है वो किसके बारे में बात करता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 342(1) जो है वो ये कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, वो किसी स्टेट से या किसी यूनियन टेरिटरी के लिए, है ना, और अगर किसी स्टेट के बारे में बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा कि गवर्नर से थोड़ा सा कंसल्ट कर लेंगे। तो एक पब्लिक नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर रिलीज किया जाता है, जिसमें ये बात स्पेसिफाई यहाँ पर की जाती है कि भाई ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये बात जो है ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 342(1) से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो आपको कमिटीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड, तो एक तो ये सासा कमेटी है 2013 की, एक भूरिया कमीशन है 2002-4 का, और एक यहाँ पर आपको एक और देखने को मिलेगा, ये वाले दोनों तो है ही हैं, दूसरा और तीसरा जो है ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक यहाँ पर और आप एक और ऐड कर लीजिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लोकुर कमेटी। ठीक है, लोकुर कमेटी जो है ये भी आपको ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कब की कमेटी थी, ये थी 1965 की। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे रोहिणी कमीशन जो है, ठीक है, अब यहां पर क्या है वो है आपका ये जो रोहिणी कमीशन आपको देखने को मिलेगा, ये यहां पर क्या है कि ये आर्टिकल 340 से रिलेटेड है ना, आर्टिकल 340। और इनको यहां पर ये बोला गया था कि यहां पर क्या करना है कि सब कैटेगराइजेशन जो है वो यहां पर होना चाहिए। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ठीक है, जो कम्युनिटी है उसका सब कैटेगराइजेशन यहां पर करना है, तो उसके लिए कमेटी यहां पर बनाई गई थी रोहिणी कमीशन को। फिर उसके बाद शिवरमन कमेटी जो यहां पर बनाई गई है, तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो शिवरमन कमेटी जो है वो 1979 में है, और इसके तहत जो है वो नाबार्ड की स्थापना होती है, नेशनल, ठीक है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसकी स्थापना इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया नॉट एसोसिएटेड ना, तो इसका आंसर जो है ये बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 342(1) ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो शेड्यूल ट्राइब या जो भी ग्रुप वगैरह होते हैं वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन के सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली बात हो रही है कि द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज was set up by the World Meteorological Organization and United Nations Environment Program, है ना। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। As per the 6th assessment report of IPCC, 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग ऑफ द अर्थ इज इनविटेबल इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और अभी 6th असेसमेंट जो रिपोर्ट है उसका पहला पार्ट जो है वो रिलीज किया गया है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग ऑफ द अर्थ इज इनविटेबल इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो, ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपको यहाँ पर बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे। और बाकी आईपीसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट पार्ट जो है 6th असेसमेंट रिपोर्ट का वो यहाँ पर रिलीज किया गया है ना, जिसका टाइटल यहाँ पर अगर आप देखोगे टाइटल इसका है क्लाइमेट चेंज 2021। ठीक है, ये मैंने आपको डीएनए सेशन में पढ़ाया हुआ है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, तो ये बात आप यहां पर देख सकते हैं, ये हो गया फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, ये बात बताई जा रही है, और उसमें यहां पर बोला गया है, ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो में भी जो है यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो वार्मिंग ऑफ द अर्थ है वो यहाँ पर इनविटेबल है। ठीक है, मतलब उसमें नहीं रोका जा सकता उसको बिल्कुल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टेट ऑफ ओडिशा अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहां पर है, वो ओडिशा में है।
द सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम राजस्थान टू वेस्ट बंगाल कंप्राइजेस द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो अब आपको यहां पर बताना है, ठीक है, कि वो यहां पर कौन सा सही है स्टेटमेंट, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इंडिया में अगर हम यहां पर टोटल एक नंबर यहां पर देखें तो इंडिया में करीब आप ये कह सकते हैं कि 1.104 मिलियन जो है वो करीब आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 8.6% ऑफ पॉपुलेशन, है ना, मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसका 8.6% जो है वो आपको इंडिया में यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करेंगे कि सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोंड, ठीक है। तो गोंड सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो आपको कहां पर मिलेंगी, वो उड़ीसा में मिलेंगी, ठीक है। उड़ीसा में आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे देश में 75 जो है वो यहां पर क्या है, 75 जो कम्युनिटीज हैं उनको हम पीवीटीजीएस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो हमारे देश में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो आपको जो सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है जिसमें राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल तक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसमें एक स्कीम के बारे में बात हो रही है। विथ रेफरेंस टू द पीएम किसान स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। An amount of rupees 6,000 per year is directly transferred into the bank account of small and marginal farmers only. It is central sector scheme with 100% funding from the government of India. It is being implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले यहां पर क्या था कि ये जो पर्टिकुलर चीज थी ना वो यहां पर क्या है कि मतलब स्मॉल और जो मार्जिनल यहाँ पर फार्मर्स हैं उनके लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि फॉर ऑल, ठीक है, 6,000 रुपए जो है ये सबको यहाँ पर मिलेंगे फॉर ऑल, और 2,000 रुपए की 3 किस्त के रूप में जो है ये पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, ठीक है, पहला गलत, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, ठीक है। और याद रखिएगा ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 100% जो फंडिंग होती है वो सरकार की आपको देखने को मिलेगी, भारत सरकार की, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो वेलफेयर हैं वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो अभी के टाइम पीरियड पर हमारे मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का जो यहाँ पर ई मार्केट प्लेस है सिस्टम उससे रिलेटेड यहां पर कुछ बातें आपको बताई गई हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अ वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, है ना, मतलब कि जो चीजें प्रोक्योर करनी है उसके लिए यहां पर एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है वो यहां पर उसकी तरह काम करता है। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्रीज एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम जीईएम, है ना, मतलब कि जो भी अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रीज हैं या जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको यहां पर ये मैंडेटरी है कि आप यहां पर जीईएम जो है वहां से चीजों को, गुड्स को, सर्विसेज को प्रोक्योर करो। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द नोडल एजेंसी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ जीईएम, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जीईएम जो है वो एक वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ना, जो यहां पर क्या करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह जो भी सेंट्रल स्टेट की यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पीएसयूज होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुलफिल करते हैं। तो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन और पीएसयूज वगैरह होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई कोई भी मिनिस्ट्रीज होगी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वगैरह होगी, उनको गुड्स और सर्विसेज जो है वो जीएम से ही यहाँ पर प्रोक्योर करना है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल जो है वो यहाँ पर सही है, ठीक है। और उसके बाद इसको जो है 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2016 में जो है ये चीज यहाँ पर लॉन्च हुई थी।
और इसका जो बेसिक यहाँ पर नोडल एजेंसी है मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर हो गया इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रोक्योरमेंट, कोई भी सामान वगैरह अगर खरीदना होगा तो वो वहीं से यहाँ पर होगा। ठीक है, प्रोक्योर वहीं पर किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो 4 दिन का हमारा डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। करीब 40 क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि स्टेटमेंट वाइज वाले ही हैं सारे क्वेश्चन। तो उससे क्या है कि आपको कई सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो भी मैंने आपको बताई है ना। तो इनको रिवाइज करते रहना। इनमें से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में जो है वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप करंट अफेयर को और अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो मेरा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स है एक, है ना। और मैं अलग से जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो करंट अफेयर हैं वो भी यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, उसका भी एक हमारा कोर्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो सबकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, तो काफी अच्छी तरीके से आपका करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन भी मैं आपको डेली न्यूज जो हमारा एनालिसिस होता है इसी तरीके के क्वेश्चन वहां पर भी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी 14 नवंबर तक, आपके एग्जामिनेशन से पहले तक। तो इसीलिए आपको, अगर आप चाहें तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। बाकी हमारा एसएसबी का कोर्स जो है वो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं, कोई भी डाउट वगैरह पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर लो भाई। वहां से आप चैट के माध्यम से भी चीजों को यहाँ पर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप इसकी पीडीएफ वगैरह यहाँ पर चाहते हो तो पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, या फिर आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको डिफेंस मास्टर जो है वो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। तो वहां पर कई सारी चीजें और भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह भी। तो वो सब भी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।